हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है इसके यूट्यूब चैनल पर। फिर से सभी का एक बार स्वागत है। और हमारे भारतीय इतिहास के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ये सेशन। बीच में ब्रेक जरूर हुआ, लेकिन अब कंटिन्यू इसको फिर से हमने रखा है। बहुत ही जल्द इकोनॉमी पर भी जो अभी थोड़े से हमने प्रैक्टिस सेट डाले हैं उन्हीं को और आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ कंटेंट भी अभी हिस्ट्री के आ रहे हैं, साथ ही साथ फिर इकोनॉमी के कंटेंट भी आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको मैटर यहाँ दिया जा रहा है। और ये पूरा मैटर विद प्रैक्टिस सेट एंड कंटेंट जो है ये आपके प्रीलिम्स 24 में जितने भी प्रीलिम्स आपके होने हैं, इंक्लूडेड आरओ, एआरओ, आईएएस, पीसीएस एंड अदर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो इनको बार बार पढ़ें, सुने और इनको प्रैक्टिस में लाएं। तो चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला प्रश्न हमारे सामने है। धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है ये मध्यकालीन भारत के आ चुके हैं। तो मध्यकालीन भारत से ही ये 20 प्रश्नों का सेट जो है आपके लिए लाया गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिसके इससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सुल्तान है जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी सिकंदर लोदी। तो नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, नए नए विभागों की स्थापना की। उन्हीं में से एक था अनुवाद विभाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोदी। तो जो लोदी है ये अफगानी थे और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना दिल्ली में की थी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया डी। बाद में लोदियों को हटा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आगरा शहर की स्थापना करना और आगरा को दिल्ली के स्थान पर सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोधी। तो इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर से ही पूरे सल्तनत को संभाला था, लेकिन इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद बिन तुगलक और फिरोज शाह इन दोनों ने भी दिल्ली से ही सल्तनत का संचालन किया था। लेकिन फिर लोदी वंश का शासन आया और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, आगरा शहर की नींव डाली और उसको विस्तृत किया और एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर लगाया, उसका सुंदरीकरण किया और उसे पूरे सल्तनत की राजधानी बनाया था। तो वो सिकंदर लोदी होगा। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है? 4 नाम है, कौन गुलाम वंश से नहीं है? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था गुलाम वंश का, उसके बाद फिर इल्तुतमिश आया और फिर यहाँ पर बलबन। लेकिन इब्राहिम लोदी जो अफगान था ये गुलाम वंश का शासक नहीं था। निम्न में से निम्नलिखित वंशों के लिए क्रम में दिल्ली का शासन किया था। ये जो तमाम वंश 4 लिखे हुए हैं, इन्होंने किस क्रम में दिल्ली का शासन या सत्ता को संभाला था? ए पहला खिलजी, दूसरा लोदी, तीसरा सैयद और चौथा गुलाम। तो सबसे पहले आए गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर सैयद आए और फिर लोदी आए और लोदियों के बाद सीधे मुगल आ गए थे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। 4 1 3 2 के साथ ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर दे रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस मध्यकालीन शासन ने इक्ता शासन या शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी? ठीक है, इक्ता शब्द है यहाँ पर, अभी इसका मतलब बताएंगे। तो इक्ता की व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो वो पहला सुल्तान इल्तुतमिश था
जिसने इक्तेदारी शुरू की। क्या था ये समझे, ये सामंतवादी व्यवस्था के विपरीत था। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक और जमीन सामंतों को दे दी जाती है और सामंत उससे राजस्व वसूली करने के बाद राजा को, केंद्र सरकार को उसका हिस्सा दे देते हैं। लेकिन एकता में क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था के जिनको जमीन दी जाती है उन्हें सामंत कहा जाता है और इक्तादारी में जिसको जमीन दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, मुक्ता कहा जाता है। और इन मुक्ताओं को राज्य द्वारा जो भूमि दी जाती है वो क्यों दी जाती है, राजस्व वसूली के लिए, ठीक है, राजस्व वसूली के लिए। लेकिन इस भूमि का मालिकाना हक राज्य के पास ही रहता है। सामंती व्यवस्था में सामंत जो है भूमि के मालिक हो जाते हैं, लेकिन इक्तेदारी में जो ये मुक्ता है वो भूमि का मालिक नहीं होता। उसका काम केवल इतना होता है कि वह राजस्व वसूली करके उसका एक हिस्सा राज्य को दे देता है और दूसरा हिस्सा अपने पास रख लेता है और इनका ट्रांसफर भी होता है। इक्तेदारी व्यवस्था में ये जो मुक्ता अधिकारी है इसका क्या होता है, स्थानांतरण भी होता था, लेकिन सामंतों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो इल्तुतमिश ने सामंतवादी सिस्टम की बुराइयों को दूर करने के लिए इक्तादारी सिस्टम शुरू किया और इसमें भूमि देकर के राजस्व वसूली का प्रबंध किया था। ये इक्तेदार अपनी सेना रखते थे और ये जरूरत के हिसाब से अपनी सेना राज्य को उपलब्ध कराते थे, ठीक है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। ये जो है मध्यकालीन भारत में शासन का केंद्रीय जो शासन का विभाजन था, प्रशासन का विभाजन था, तो आपको आरोही क्रम में यानी कि छोटे से बड़ा जो विभाजन था प्रांत का, जिले का, परगना का, वो आपको बताना है। ए परगना सरकार सूबा, बी सरकार परगना सूबा, सी सूबा सरकार परगना और डी परगना सूबा सरकार। तो ए इसमें सही है। कई गांव मिलकर के परगना बनते थे, ठीक है, कई परगना मिलकर के सरकार बनते थे और फिर कई सरकारों को मिलाकर के सूबा या प्रांत बनते थे। इनको प्रांत भी कहा जाता था, ठीक है, सूबा या प्रांत इनको कहा जाता था। और फिर प्रांतों का समूह जो है वो राज्य होता था और वह राज्य राजा के नियंत्रण में होता था। तो परगना, सरकार, सूबा और राज्य यह मध्यकालीन भारत में प्रशासन का या शासन का राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ होता था। ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका उत्तर होगा सी इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहते थे। इक्तेदार कौन थे, इक्तेदार को मुक्ता कहा जाता था और ये वो थे जिन्हें राजस्व वसूली के लिए राज्य द्वारा भूमि दी जाती थी और इस भूमि से जो अतिरिक्त राजस्व की वसूली होती थी जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाता था उसे फवाजिल कहा जाता था। जवाबित का संबंध किससे है। ए राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित वाले कानून से, सी टकसाल से संबंधित कानून और डी कृषि संबंधी कर। तो जवाबित राज्य कानून थे। देखिए ज्यादातर इस मध्यकाल में जो शासक या मुस्लिम सुल्तान या शासक थे इन्होंने धार्मिक कानून ही लागू किए थे, लेकिन कुछ सुल्तानों ने धर्म से भिन्न सामान्य कानून भी लागू किए और ये कानून राज्य द्वारा बनाए गए थे, तो इसे जवाबित कहा गया था। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे था। ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से और डी वित्त विभाग से। तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था और दीवाने अर्ज की जो विभाग था इसकी स्थापना बलबन ने की थी, ठीक है,
बलबन ने की थी। जैसे वर्तमान में हमारा रक्षा विभाग है, वैसे ही दीवाने अर्ज था। और पहली बार रक्षा विभाग या सेना के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का काम जो है वो बलबन ने किया। और दीवाने अर्ज का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? उसे मुमालिक ए अर्ज कहा जाता था। मुमालिक ए अर्ज या अर्ज ए मुमालिक, कुछ भी कह सकते हैं, अर्ज ए मुमालिक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की, जो रक्षा विभाग ही होता था, सेनाओं की देखभाल करता था। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग इनमें से किससे संबंधित था? दीवाने अमीर को ही की एक विभाग था, इसकी स्थापना ये किस विभाग से संबंधित था? तो ए सेना, बी राजस्व, सी कृषि और डी मनोरंजन। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक कृषि विभाग था, यानी कि दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग था और इसकी स्थापना बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है अलग से ये प्रश्न। तो ये कृषि की देखभाल करने के लिए अलग से एक कृषि विभाग था। ठीक है, निम्न में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इनमें से डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण देने वाला कौन है? ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी सुल्तान फिरोज शाह, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इब्न बतूता वह यात्री था, यह मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था। ठीक है, और इस इब्न बतूता ने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा है जिसका नाम है रेहला। तो रेहला में इब्न बतूता, और ये किसके समय में आया था इब्न बतूता? ये बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक था यहाँ पर, तब बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। तो इसने, इब्न बतूता ने बिन तुगलक की डाक व्यवस्था के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। और यह कहता है कि डाक व्यवस्था बहुत उन्नत किस्म की थी और ये 2 प्रकार की थी, ऐसा इब्न बतूता कहता है। एक के बारे में यह बताता है उलूक और दूसरा धावा। उलूक, पहली डाक व्यवस्था का नाम था उलूक और दूसरा था धावा। जो उलूक थे ये अश्व डाक थी, यानी कि जो घोड़े पर बैठ करके सैनिक जाते थे, सवार जाते थे और ये डाक पहुंचाते थे, सूचनाएं पहुंचाते थे। तो जो अश्व डाक थी उसे उलूक कहा गया था, लेकिन जो पैदल डाक थी, पैदल डाक को क्या कहा गया था? धावा कहा गया था। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण देने वाला जो यात्री है वो इब्न बतूता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की एक बेहतरीन डाक व्यवस्था की जानकारी रेहला के माध्यम से हमें देता है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मध्यकाल का समय शुरू होता है हमारा 1206 ईस्वी से। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सल्तनत की नींव डाली थी, यहीं से भारत में मध्यकालीन इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहली बार अलग आर्य विभाग बलबन ने स्थापित किया था दीवाने अर्ज के नाम पर। अभी पीछे हम बता चुके हैं, बलबन ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि आर्य विभाग क्या है? रक्षा विभाग। तो जिसे दीवाने अर्ज कहा गया था, तो ये तो बलबन ने स्थापित किया था, ये कथन गलत है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ये भी गलत है, क्योंकि घोड़ों की दागने की प्रथा, यानी कि दाग प्रथा का आरंभ बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी कि आर्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी और दाग प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी, जिसमें शाही ठप्पा लगाया जाता था घोड़ों पर, जिससे कि जो केंद्रीय सैनिक हैं, जो शाही सैनिक हैं, उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। मोहम्मद बिन तुगलक, पूछा गया क्या सही है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था, फिरोज शाह तुगलक बैठा था। और फिरोज शाह तुगलक जो है बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ना कि चाचा।
चाचा का बेटा था, चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था जिसे दीवान ए बंदगान कहते थे। क्या कहते थे? दीवान ए बंदगान। ठीक है, तो ये जो विभाग था ये पूरा गुलामों की देखभाल करता था और गुलाम के जो विभाग था उसका पूरा नियंत्रण इसी विभाग के पास था। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे निर्दिष्ट करता है? तो मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द का अर्थ क्या था ये पूछा गया है। ए पहनावा, बी सिक्के, सी आभूषण, डी हथियार। सही उत्तर है बी सिक्के। तो ऐसा साक्ष्य मिले हैं मध्यकाल में त्रावणकोर से। ठीक है, मध्यकाल में त्रावणकोर से प्राप्त साक्ष्यों में फड़म जो है सिक्के के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये फड़म एक प्रकार के सिक्के होते थे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? यानी कि जितना उत्पादन होगा उसका 50% राजस्व या टैक्स के रूप में वसूल करने वाला कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने न केवल बहुत सारे नए टैक्स लगाए बल्कि जो टैक्स यानी कि भूमि कर था, ये कौन सा कर था? भूमि कर। तो भूमि कर जो है अधिकांशतया पहले 1/4 और बाद में 1/6 हो गया था, लेकिन इसने इसको 1/2 कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से दबाव था किसानों पर कि जितनी उपज होगी उसका ठीक आधा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार भी किए थे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि का मतलब होता था राजकीय भूमि, यानी कि ऐसी जमीन जिस पर सीधे राज्य या राजा का नियंत्रण था। तो राज्य के नियंत्रण वाली जमीन को खालसा भूमि कहते थे। तो सबसे ज्यादा विकास खालसा भूमि का किसके समय में हुआ है? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गद्दी संभाली तो इसने सबसे पहला काम जो किया वो राजा के पद और गरिमा में वृद्धि के लिए किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध अभियान किए थे और इसने वो सारे काम किए जिससे कि राजा की शक्ति मजबूत हो और संपूर्ण शक्ति राजा के पास हो। तो इसलिए उस समय के जो अमीर थे, अमीर कौन थे? जैसे मौर्य काल में अमात्य होते थे, वैसे ही इस समय जो उच्च पद थे उन उच्च पदों पर जो होता था उसे अमीर कहते थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया उससे पहले ही इसका जो चाचा था और ससुर था जलालुद्दीन खिलजी, ये बड़ा दयालु स्वभाव का था और इसके पास प्रशासनिक गुण नहीं थे। तो इसकी लापरवाही का फायदा उठा करके इन अमीरों ने बहुत सारी संपत्ति जब्त कर ली थी और ये उस समय सुल्तान के बराबर अपने आप को समझते थे। अलाउद्दीन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, काफी महत्वाकांक्षी था ये। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इन अमीरों से या जो ऐसे पदाधिकारी राजकीय अधिकारी हैं जिनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है उनसे उनकी संपत्ति छीन ली जाए, क्योंकि ये एक तो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र बनाते हैं और इन सब का कारण है इनके पास जो अकूत संपत्ति है। तो इनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है भूमि, वो इनसे छीन ली गई। बहुत सारी संपत्ति छीन ली गई और जो जमीनें इन्हें अलग अलग राजाओं शासकों द्वारा दी गई थी वे इनसे छीन ली गई। और इस प्रकार की बहुत सारी जमीनें जो कि पहले दान दी जाती थी या अलग अलग तरीके से जो राजाओं द्वारा पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले दे दी गई थी, उनको वापस लेकर के सरकारी भूमि में मिला दिया गया, राजकीय भूमि में मिला दिया गया, जिससे खालसा भूमि बहुत मात्रा में बढ़ती गई। जितनी भी जमीनें इन सबसे वापस ली जा रही थी वे सब कहाँ जा रही थी? खालसा भूमि या राजकीय या सरकारी भूमि में ऐड होती जा रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत बड़े पैमाने पर खालसा भूमि का विकास हुआ था। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये हाउस टैक्स था। ये पहला हाउस टैक्स का पहला उदाहरण जो है ये हमको इतिहास में मिलता है। तो पहली बार हाउस टैक्स लगाने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया कि इसने बहुत सारे युद्ध अभियान किए, निरंतर सैन्य अभियान किए, इसने अपनी सेना पर बहुत बड़ा खर्च किया, तो इसके लिए इसको पैसा चाहिए था। इसने बहुत सारे टैक्स लगाने के पीछे दो उद्देश्य थे। एक तो लोगों के पास ज्यादा पैसे इकट्ठे ना होने दिया जाए ताकि वह इस संपत्ति का दुरुपयोग करके कोई विद्रोह न करें, क्योंकि इसका मानना था कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो शक्ति को केंद्रित करके राजा को चुनौती दे सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा करके उन पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाए और दूसरे, राज्य के पास पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए ताकि एक मजबूत सेना संगठित की जा सके। तो इस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे नए टैक्स लगाए। उन्हीं में था घरी कर और चरी कर। चरी कर कहाँ लगाया जाता था? जो दुधारू पशु होते थे उन पर चरी कर लगाया जाता था, और यह एक गृह कर या हाउस टैक्स था। तो ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने इस प्रकार के टैक्स लगाए। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जो कि आज वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो सल्तनत काल में यह कार्य सबसे पहले किसने किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे टैक्स लगाने के साथ साथ बाजार सुधार भी किए थे, और इसने अपने बाजार सुधार में जो है ये कीमत नियंत्रण के लिए जबरदस्त प्रयास किए थे। और इस कीमत नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस सिस्टम भी चलाया था। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? इसको राशनिंग प्रणाली भी कहते हैं। पीडीएस सिस्टम को राशनिंग प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर, सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में और सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर ही वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो ऐसा करके दरअसल अलाउद्दीन खिलजी, अगर इसको हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम क्यों किया और किस प्रकार से किया। बाजार सुधार, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तव में चांदी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए बाजार सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो इन मंगोल आक्रमणों से सल्तनत और दिल्ली की रक्षा करने के लिए दिल्ली में स्थायी और केंद्रीय स्थायी सेना की आवश्यकता थी, जो कि मंगोल आक्रमण का तुरंत सामना कर सकें। इस समय सामंती सेना थी, तो सामंती सेना तो क्षेत्रों में होती है, अलग अलग प्रांतों में होती है, जबकि अचानक जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा है दिल्ली में, उस समय ऐसी रिजर्व सेना की आवश्यकता थी जो उस समय दिल्ली में मौजूद हो। तो इसलिए अलाउद्दीन ने स्थायी सेना या रिजर्व सेना की नियुक्ति की। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसके अलावा इस स्थायी सेना को क्योंकि दिल्ली में ही रखना है तो इनको नगद वेतन देना पड़ेगा, और अगर सामंती सेना होती तो इन्हें जमीनें दे दी जाती, भूमि में सामंतों के पास रहते और वहां से जो राजस्व वसूलता उससे इनकी तनख्वाह मिल जाती। लेकिन अगर इन्हें दिल्ली में रखना था तो नगद वेतन देना पड़ता। इसके लिए नई मुद्रा की आवश्यकता थी, और नई मुद्रा के लिए चांदी की आवश्यकता थी। लेकिन चांदी की कमी को ध्यान में रखते हुए कैसे नई मुद्रा छापी जाए, ढाली जाए, इसी समस्या का समाधान करने के लिए अलाउद्दीन ने कीमत नियंत्रण का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि अगर सैनिकों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा तो सैन्य विद्रोह हो जाएगा। इसलिए अतिरिक्त वेतन के स्थान पर कीमतों को नियंत्रित करके कम वेतन में ही सैनिकों की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से उसने ये बाजार सुधार या कीमत नियंत्रण शुरू किए। तो इसमें उसने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए काला बाजारी को रोका, ठीक है, काला बाजारी को रोका। और इसके अलावा इसने क्या किया, यहाँ पर राशनिंग प्रणाली या पीडीएस सिस्टम लागू किया। और इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने यह निर्धारित कर दिया कि सभी व्यापारी अपना सामान इन सरकारी बाजारों में ही बेचेंगे। ये सरकारी बाजार है और इस सरकारी बाजार में
सभी व्यापारी अपना सामान बेचेंगे, कोई इधर उधर बेचता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जब व्यापारी अपना सारा सामान यहीं पर बेचेंगे तो बाजार में पर्याप्त वस्तुओं की आपूर्ति होगी और सभी लोग यहीं से सामान खरीदेंगे तो पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं की मांग होगी और इसकी जो कीमतें होंगी उनका निर्धारण सरकार करेगी और सरकार कीमतों का निर्धारण किस आधार पर करेगी? लागत के आधार पर। तो वस्तुएं जो थी, उत्पादन जो था, उसकी लागत को ध्यान में रखते हुए कीमतें निर्धारित की गई और एक निश्चित बाजार में उन वस्तुओं की पूर्ति की गई और उनकी बिक्री का इंतजाम किया गया, जिससे मांग पूर्ति का संतुलन बना रहा, जिससे कीमतें बैलेंस रही, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित रही और सैनिक अपने सीमित वेतन में ही अपनी आवश्यकता पूरी कर पाए, क्योंकि और चांदी नहीं थी कि नई सिक्के ढाल के उनको दिए जाते, क्योंकि इस सरकारी बाजार में कीमतें कम पैसे में मिलती थी, इसलिए इनकी सारी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। तो किसी प्रकार का सैन्य विद्रोह नहीं हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इसको किया। और आज भी हमारा जो कैंटीन सिस्टम है वो इसी को फॉलो करता है। सरकारी नौकरी, खासतौर से डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनको कैंटीन सिस्टम दिया गया है ताकि वे अपने सीमित वेतन में, ये सुविधा सेनाओं को ज्यादा दी जाती है ताकि सैनिक व्यवस्थित रूप से अपनी सीमित आमदनी में अपने जरूरतें पूरी कर सकें, सरकारी बाजार से सामान खरीद सकें, लेकिन उसकी लिमिट तय कर दी जाती है। अपने पद और ओहदे के अनुसार एक निश्चित मात्रा में ही हर महीने या हर साल आप सामान खरीद सकते हैं। ये कैंटीन सिस्टम और ये पीडीएस सिस्टम कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की देन है, जिसे हम भारत में आज देखते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये आरंभ करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो अभी आपको हमने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए। अगर प्रश्न पूछा जाता अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु केंद्रीय सैनिकों की भर्ती, केंद्रीय या रिजर्व सैनिकों की भर्ती। या एक ऑप्शन और हो सकता था कि चांदी की कमी को देखते हुए भी अलाउद्दीन ने बाजार सुधार लागू किए थे। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बहलोल लोदी ने और बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही थे जिन्होंने चांदी के स्थान पर कांसे और पीतल के सिक्के चलाए थे। कांसे और पीतल के सिक्के चलाने के पीछे उद्देश्य था चांदी की कमी के संकट को दूर करना। उस समय चांदी की कमी थी, तो नए सिक्के उन्होंने कांसे और पीतल के चलाए और इन कांसे और पीतल के सिक्कों को कहा गया सांकेतिक मुद्रा। और इस सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया और ये कहा गया कि अब सल्तनत में जिस प्रकार से पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब वैसे ही लेन देन और व्यापार में कांसे और पीतल के सिक्के चलाए जाएंगे। लेकिन यह योजना पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि इन सिक्कों की ढलाई पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कांसे और पीतल की सिक्कों की मात्रा बाजार में बढ़ती गई, तो लोगों का विश्वास इस पर नहीं बन पाया। बाद में बिन तुगलक ने इस मुद्रा को, इस कांसे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों में बदला, जिससे कि पूरा राजकोष खाली हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक का जो पूरा साम्राज्य था वो आर्थिक संकट में डूब गया। आगे और प्रश्न आएंगे अगली सीरीज में, बिन तुगलक से कंटिन्यू ये चल रहे हैं सीरीज में आगे, तो वहां हम व्यापक व्याख्या करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए सुधारों की। ये है हमारे 20 प्रश्नों की आंसर सीट, और इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो पीछे पड़े हुए हैं आपके प्रैक्टिस सेट पुराने जो कि आपने बहुत पहले किए होंगे, उनको फिर से बैक में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंटिन्यूअस उनका प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है तो ये हमें भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।